वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 144 या टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 144 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर कथन कारण वाला। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ठीक है, पहला यहाँ पर जो कथन है, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के तापमान में वृद्धि कोरल ब्लीचिंग का प्रमुख कारण है। जब पानी बहुत गर्म होता है तो कोरल अपने ऊतकों में रहने वाले शैवाल यानी जूक्सेंथेला को बाहर निकाल देते हैं, जिससे कोरल पूरी तरह से सफ़ेद हो जाता है। तो रंग बिरंगा जो कोरल था वो सफ़ेद हो गया पूरी तरह से, तो ब्लीचिंग हो गई उसकी। देखिए करेक्ट है बिल्कुल। डेफिनेशन कोरल ब्लीचिंग क्या है, तो दूसरा वाला ये जो लिखा है डेफिनेशन हो गई, परिभाषा हो गई उसकी। तो ठीक है, और पहला वाला भी ठीक है। क्या एक दूसरे का स्पष्टीकरण कर रहा है, मतलब कारण कथन की व्याख्या कर रहा है क्या? देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के तापमान में वृद्धि हो रही है, यानी तापमान बढ़ रहा है, तो उसको कोरल ब्लीचिंग, वो कोरल ब्लीचिंग का प्रमुख कारण है। ठीक है, इसको डिफाइन कर दिया गया। जब पानी बहुत गर्म होता है तो कोरल अपने ऊतकों में रहने वाले शैवाल यानी जुक्सेंथेला या जूजेंथेली को बाहर निकाल देते हैं, जिससे कोरल पूरी तरह से सफ़ेद हो जाता है। तो बिल्कुल कारण जो है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। ए है इसका आंसर। कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन या मूंगा विरंजन, जब तापमान, प्रकाश या पोषण में किसी भी परिवर्तन के कारण प्रवालों पर तनाव बढ़ता है तो वे अपने ऊतकों में निवास करने वाले सहजीवी शैवाल जूजेंथेली या जुक्सेंथेला इसको निष्कासित कर देते हैं, जिस कारण प्रवाल जो है वो सफ़ेद रंग में परिवर्तित हो जाता है, जो रंग बिरंगा था। ठीक है, रंग बिरंगा था, इसके कारण इसको निष्कासित कर दिया तो सफ़ेद रंग का हो गया। इस घटना को कहते हैं कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन। और हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया की कोरल रीफ है उसमें उसके 2/3 हिस्से में प्रवाल विरंजन की घटना देखने को मिल रही है। ठीक है, जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर समस्या। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से देशों के उस समूह को पहचानिए जो परमाणु संपन्न देश हैं। देखिए पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है, न्यूक्लियर पावर है इसके पास। इजराइल के पास भी न्यूक्लियर पावर है। यूक्रेन के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। उत्तरी कोरिया के पास न्यूक्लियर पावर है। इराक के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। तो इसमें तो सारे नहीं है ये। ना सीरिया के पास न्यूक्लियर पावर है, ना तुर्कमेनिस्तान के पास, ना ओमान के पास, ना कतर के पास, ना सऊदी अरब अमीरात के पास। इनमें से किसी के पास भी न्यूक्लियर पावर नहीं है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है। ईरान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। फ्रांस के पास न्यूक्लियर पावर, ब्रिटेन के पास न्यूक्लियर पावर, रूस के पास न्यूक्लियर पावर, अमेरिका के पास न्यूक्लियर पावर। ठीक है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर, तो ईरान के पास ना होने के कारण बी भी कट गया। बाकी ब्रिटेन के पास न्यूक्लियर पावर है, फ्रांस के पास न्यूक्लियर पावर है, चीन के पास, भारत के पास, इजराइल के पास, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। विकल्प सी में वो सारे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, परमाणु संपन्न देश है। देखिए अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तरी कोरिया विश्व के 9 परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, यानी इन सब के पास न्यूक्लियर पावर है। अभी कुछ समय पहले यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा था, उसमें रूस के पास न्यूक्लियर पावर है, यूक्रेन के पास नहीं थी। अभी ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, उसमें ईरान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, इजराइल के पास न्यूक्लियर पावर है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे? 1995 में, 1965 में, 1997 में। अभी तक नहीं किए हैं। परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि पर भारत ने हस्ताक्षर अभी तक नहीं किए हैं। डी है इसका आंसर। देखिए परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य क्या है?
परमाणु हथियार और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और निःशस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना, निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना। और इस संधि पर वर्ष 1968 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह वर्ष 1970 से प्रवर्तित हुई। वर्तमान में 191 राष्ट्र राज्य जो हैं इसके सदस्य हैं। भारत ने एनपीटी पर या परमाणु अप्रसार संधि पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं और ना ही इसका सदस्य है। पाकिस्तान ने भी नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है? वेनेडियम, मोलिब्डेनम, यूरेनियम, जर्कोनियम। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आए तो बोनस अंक होते हैं। बी है इसका आंसर, यूरेनियम। तो यूरेनियम का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक है 92 और परमाणु हथियार जो होते हैं वो भारी विस्फोटक ऊर्जा पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। परमाणु में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? स्कूल में पढ़ा होगा आपने, परमाणु में होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन नहीं है, तो सी है इसका आंसर। परमाणु संरचना पढ़ी हो आपने स्कूल में। परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर ऊर्जा स्रोत या कोशों में स्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? मरकरी Mr, लेड Le, सिल्वर Sl, सिल्वर Si, सोडियम Na। देखिए प्रतीक चिन्ह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डी ग्रुप से लेकर ए ग्रुप के एग्जाम किसी में पूछे जा सकते हैं ये, तो बढ़िया प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। मरकरी, ठीक है, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। बहुत प्रश्न बना मरकरी से। Hg होता है मरकरी को Hg प्रतीक चिन्ह से, लेड को Pv से, ठीक है, और सिल्वर को Ag से दर्शाते हैं। सोडियम Na यहाँ पर सही है, डी है इसका आंसर। ये पढ़ा होगा आपने स्कूल में और हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए रासायनिक तत्वों के प्रतीकों को IUPAC द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार संपूर्ण विश्व में मानकीकृत किया गया है। प्रत्येक प्रतीक एक विशिष्ट तत्व के लिए अद्वितीय है और आमतौर पर अपने अंग्रेजी या लैटिन नाम से व्युत्पन्न है। सोडियम का प्रतीक Na है और इसका जो लैटिन नाम है नेट्रियम से व्युत्पन्न है। दूसरी ओर मरकरी, लेड और सिल्वर को क्रमशः मरकरी को Hg, लेड को Pv और सिल्वर यानी चांदी को Ag द्वारा निरूपित किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व उनके प्रतीक चिन्ह हैं, इनको भी याद रखिएगा। जैसे कि हाइड्रोजन को कैपिटल H, हीलियम को He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरोन को B, कार्बन को कैपिटल C, नाइट्रोजन को कैपिटल N, क्लोरीन को Cl। ये सब पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो मरकरी यानी Hg सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में है, बहुत पूछा गया एग्जाम्स में प्रश्न। इसके अलावा गैलियम सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में है। तो गैलियम एक धातु है जो कमरे के तापमान से थोड़ा ऊपर, विशेष रूप से 29.76 डिग्री सेल्सियस के आसपास तरल होता है या तरल अवस्था में होती है। फ़ारेनहाइट में देखें तो 85.57 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यह अद्वितीय गुण गैलियम को मरकरी यानी पारा यानी Hg के अलावा एकमात्र ऐसी धातु बनाता है जो सामान्य कमरे के तापमान के समीप या उसके करीब तरल अवस्था में उपस्थित होती है। तो एक Hg है, मरकरी है, उसके बाद है ये गैलियम। बाकी सिल्वर की बात करें यानी चांदी की, गोल्ड की बात करें यानी सोने की, और जर्मेनियम की बात करें, ये सामान्य तापमान पर ठोस होते हैं, तरल नहीं होते। मरकरी यानी Hg कमरे के तापमान पर तरल रूप में होता है। मरकरी कमरे के तापमान पर तरल रूप में उपस्थित एकमात्र धातु है, ठीक है, धातु है।
और इसके अतिरिक्त एक और है गैलियम। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? सिरका 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 सिरके में मौजूद होता है एसिटिक अम्ल। टमाटर में होता है ऑक्सैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में, संतरे में, नींबू में। लैक्टिक अम्ल होता है दही में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH को एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। आमतौर पर एसिटिक अम्ल का उत्पादन एसिटिक अम्ल बैक्टीरिया द्वारा एथेनॉल या शर्करा के किण्वन से होता है। सिरके का उपयोग आमतौर पर रसोई में भोजन तैयार करने में, विशेष अचार बनाने वाले तरल पदार्थ में, विनेग्रेट में और अन्य सलाद ड्रेसिंग में किया जाता है। सिरके का उपयोग देखिए, सिरका जो है गर्म सॉस, सरसों, केचप, मेयोनीज जैसे सॉस में एक घटक है। बाकी एसिटिक अम्ल का उपयोग एसिटिक अम्ल को इसके जीवाणुरोधी गुणों के कारण एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है। रेयान फाइबर के निर्माण में उपयोग होता है एसिटिक अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में मौजूद है, गोभी में मौजूद है, पालक में मौजूद है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल दूध में, दही में, सिट्रिक अम्ल संतरा नींबू में, एसिटिक अम्ल सिरका, तो ए है इसका आंसर। देखिए, पालक में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल एक क्रिस्टलीय पदार्थ है जो रंगहीन घोल बनाने के लिए जल में घुल जाता है। पालक में, गोभी में, ब्रोकली में, अजवाइन, टमाटर जैसे पदार्थों में भी मौजूद है ऑक्सैलिक अम्ल। बहुत बने प्रश्न ऑक्सैलिक अम्ल पर। और ऑक्सैलिक अम्ल का उपयोग लॉन्ड्री में कपड़े धोने के अम्ल के रूप में बड़े पैमाने पर किया जाता है, क्योंकि यह जंग और स्याही के दाग हटाने के लिए अच्छा है। और इस पर भी कई बार प्रश्न बना एग्जाम्स में। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, जैसे कि टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल एक सफ़ेद क्रिस्टलीय कार्बनिक अम्ल है जो अंगूर में, केले में, इमली सहित, साइट्रस सहित कई फलों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल मुख्य रूप से मांसपेशियों की कोशिकाओं और लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है। यह मुख्य रूप से डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। खट्टे फलों की बात करें तो विशेष रूप से नींबू में प्राकृतिक रूप से साइट्रिक अम्ल होता है। साइट्रिक अम्ल अपने कृत्रिम रूप से बड़े पैमाने पर भोजन, सफाई उत्पादों, पोषक तत्वों की खुराक में एक योज्य के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक फॉर्मिक अम्ल भी है। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र HCOOH है, जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और 2 ऑक्सीजन परमाणु केवल एक केंद्रीय कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों से प्राप्त होता है। ठीक है, जब लाल चींटी काटती है तो फॉर्मिक अम्ल आपके शरीर में छोड़ देती है, जिससे चुभन होती है, रेडनेस आ जाती है, इचिंग होती है। और यही फॉर्मिक अम्ल जो पीली वाली ततैया काटती है, मधुमक्खी काटती है, उसमें ज़्यादा मात्रा में होता है, तो उसका तो फूल ही जाता है पूरा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक अम्ल होता है? पालक में ऑक्सैलिक अम्ल, दही में हो गया लैक्टिक अम्ल, ठीक है, सिरके में हो गया सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड सिरके में, इमली में टार्ट्रिक हो गया। देखिए, खट्टे दूध या दही में लैक्टिक एसिड मौजूद होता है। दूध में खट्टापन लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के कारण होता है। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण इंसान को थकान महसूस होती है। और एसिड को मूल रूप से कार्बनिक और अकार्बनिक एसिड में वर्गीकृत किया जाता है। स्कूल में पढ़ा होगा आपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, कार्बनिक एसिड, हम अपने दैनिक जीवन में जिन खट्टी चीज़ों का उपयोग करते हैं वे सभी कार्बनिक एसिड हैं, जैसे कि नींबू, सेब, सिरका आदि। अकार्बनिक एसिड प्रयोगशालाओं में उपयोग किए जाने वाले एसिड जो मूल रूप से बहुत उग्र एसिड होते हैं, प्रकृति में अकार्बनिक होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl और सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। क्विक लाइम या बिना बुझा चूना या अनबुझा चूना का दूसरा नाम क्या है? बिना बुझा चूना या अनबुझा चूना का दूसरा नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या
कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए इसका उत्तर है कैल्शियम ऑक्साइड यानी डी। तो कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है CaO। इसे क्विकलाइम, जला हुआ चूना या बिना बुझा चूना भी कहा जाता है। यह जल से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र CaOH का होल ट्वाइस है। इसे जलयोजित चूना या बुझा चूना भी कहते हैं। यह कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो 10 प्रश्न ऐड किए गए थे, इनके प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। धन्यवाद।